नमस्कार दोस्तों, सभी साथियों का स्वागत है मेरे एग्जाम क्लासेज पर। जो रिट लेवल फर्स्ट 2012 का जो पेपर हुआ था, ये वही पेपर है। इसके मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों को आज हल कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। तो करते हैं भाई, इनको सोल्व करें, स्टार्ट, मिटा दें। तो अपना पहला क्वेश्चन है, किसी विद्यालय की पुताई का कार्य 2 मजदूर 8 दिन में पूरा करते हैं। उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे? अच्छा, काम कितना, तो पढ़ते हम एम। ये लो, काम फर्स्ट, पहले कितने आदमी कितने दिन, काम सेकंड, आदमी यानी कि मेन, और ये डे का मतलब क्या है, दिन। ठीक है, तो काम तो कितना कराना है, 1, आदमी कितने, 2, कितने दिन लगाए, 8 दिन। काम हो गया क्या? ठीक है। अच्छा, काम तो वापस एक ही कराना है, आदमियों की संख्या अपने को बतानी है, और कितने दिन में, 2 दिन में कराना है। इसको कर लो सोल्व। देखो, बराबर में कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं, क्रॉस गुना होते हैं, ये याद रखना। 2 का भाग इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। बताओ, 8 को 1 से गुणा करूँगा, 8 m2 को 1 से गुणा करूँगा तो ये तो कितने, ये कितने आए, आदमी, कितने आदमी। तो कितने व्यक्ति, कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, 8 लगाने पड़ेंगे। तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि उस काम को 2 दिन में कराने के लिए कितने मजदूर लगाने पड़ेंगे, 8 मजदूर लगाने पड़ेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पर भाई। तो ए ऑप्शन इसका सही है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, राम के परिवार में 3 तथा मोहन के परिवार में 5 बच्चे हैं। प्रत्येक अपने बच्चों की शिक्षा पर कितने 450 रुपये मासिक खर्च करते हैं। तो किसके परिवार के प्रत्येक बच्चे की शिक्षा पर औसत खर्च, मासिक खर्च अधिक है? चलो, एक तो भाई राम की बात कर रहा है, एक मोहन की बात कर रहा है। अच्छा, रुपए कितने, खर्च कितने कर रहे हैं, खर्च कर रहे हैं ये भी 450 रुपये और ये भी 450 रुपये, दोनों ही 450 रुपये कर रहे हैं। अच्छा, बच्चे कितने हैं, राम के 3 बच्चे, मोहन के कितने, 5। अच्छा, एक बच्चे का या औसत खर्च निकाल लूं क्या? राम का औसत खर्च कितना है प्रत्येक बच्चे पर, यानी कि 450 रुपये 3 बच्चों पे खर्च करता है। तो एक बच्चे का निकालने के लिए 450 में 3 का भाग दूंगा तो कितना, 150 रुपये। यानी कि राम एक बच्चे पे कितने खर्च कर रहा है, 150। मोहन कितना कर रहा है, कुल खर्च कितना, 450, 5 बच्चों पे कर रहा है तो एक बच्चे पे कितना, 90 रुपये। तो किसका औसत खर्च अधिक है? राम के बच्चों का औसत खर्च है। ठीक है, और कितना है, 150 रुपये। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा कि राम के बच्चों पर 150, राम के बच्चों का औसत खर्च कितना है, 150 है, अधिक है मोहन से। ठीक है भाई, और सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। मिटा दें, चलें अगले क्वेश्चन पर। एक व्यक्ति 90 रुपए की वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, उस वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये लो। ठीक है, क्रय मूल्य कितना, हमेशा 100% हम मानते हैं। लाभ होगा तो इसमें जुड़ जाएगा, और हानि होगी तो घट जाएगा। तो 10% का लाभ यानी कि 110% क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। यानी कि उस वस्तु का 100% मूल्य था क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य कितना, लाभ होने पर जुड़ा है, हानियों पर घटेगी, तो 110% उसका क्या आ गया, विक्रय मूल्य। और वास्तव में क्या है कि सर 90 रुपये, तो बताओ परसेंट से तो परसेंट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यही क्या उनका अनुपात आ जाता है, 10:11। तो 10 अनुपात के बराबर कितना, 90। तो 11 के बराबर क्या हो जाएगा, ये अपने को बताना था, 0 से 0, 11 में 99 रुपये। तो उसका विक्रय मूल्य क्या आ गया, 99 रुपये आ गया। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर। आसान था भाई क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि 500 रुपये पर 1 वर्ष का सरल ब्याज 1% मासिक दर से क्या होगा? देखो, रुपए कितने, 500, यही है ना। अच्छा, दर क्या है कि 1% 1 माह की है, यानी कि 500 रुपये का 1% निकालना 1 माह का। ये लो, 500 रुपये का 1% निकालना है तो कैसे निकालेंगे, 500 इंटू 1% निकाला, परसेंट हटा तो नीचे क्या लग गया, 100। ये लो,
जीरो से जीरो कैंसिल, तो 5 रुपये तो क्या आया, एक माह का, एक माह का ब्याज कितना आ गया 5 रुपये। तो एक वर्ष में कितने महीने, 12 महीने, तो कुल ब्याज कितना 60 रुपये। ये कहाँ आ रहा है अपना, ये ऑप्शन अपना डी हो जाएगा भाई। 1% मिलता है ना, ये तो 1 साल का ब्याज पूछा है, और 1 महीने का ब्याज कितना है, मासिक ब्याज कितना है 1% है, यानी कि 500 का 1% कितना 5 रुपये ब्याज बनता है 1 महीने का, तो 12 से गुणा कर दूंगा तो 60 रुपये कितने, 1 वर्ष का ब्याज आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी वस्तु को 10% नुकसान के साथ 90 रुपये में बेचा, तो उसका क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है, और विक्रय मूल्य भी होता है। ये लो मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा हम क्या मानते हैं, 100% मानते हैं। लाभ होगा तो जुड़ेगा परसेंट, और हानि होगा तो घट जाएगा। तो 10% के नुकसान पर बेचा, यानी कि 100% में से 10% घटा दूंगा तो 90%। यही है क्या, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, उसका विक्रय मूल्य कितना है 90 रुपये, यानी कि 90 रुपये में बेचा, तो क्या करना है 90 रुपये, और ये निकालना था, इन दोनों का गुणा रही है बस। तो वास्तव में देखो परसेंट में कितना 100 और 90 रुपये में कितना 90 क्रय मूल्य बताना है। तो बता सकता हूँ देखो 90 रुपये किसके बराबर, 90% के बराबर, और 100% का मान निकालना था, तो 100% से परसेंट कैंसिल, इस जीरो, ये 90 से 90 कैंसिल 100, तो क्रय मूल्य भी कितना आ जाएगा उस वस्तु का 100 रुपये आ जाएगा। तो ये कहाँ मिल रहा है अपने को, बी ऑप्शन अपना सही हो जाएगा भाई, ठीक है। यानी कि 90% के बराबर 90 रुपये, तो 100% के बराबर 100 रुपये। डायरेक्ट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलें अगले क्वेश्चन पर, मिटा दें इसको। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई 4 संख्याएं दी गई है, ठीक है, दी गई है, उनका 5 का स्थानीय मान बता रहा है। तो पहली संख्या बताओ 5821 है, तो ये 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा। दूसरी संख्या में कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, तीसरी संख्या में 50 हो जाएगा, और चौथी संख्या में खुद 5 हो जाएगा। तो स्थानीय मान क्या हो जाएगा, अंक 5 का स्थानीय मान कितना हो गया 5000, 550 और 5। तो ये कहाँ हो जाएगा, ए ऑप्शन अपना सही है। यानी कि पहली संख्या है 5821 का स्थानीय मान, 5 अंक का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 5000। दूसरी है 8521, तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा 500। तीसरी है कि 2851, तो 5 का स्थानीय मान कितना, अंक 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा 50। और चौथी संख्या है 1285, तो बताओ अंक 5 का स्थानीय मान कितना 5। तो ये कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन में मिल रहा है कि 5000, 500, 50 और 5। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। चलें अगले क्वेश्चन पर, आसान था भाई। भाई एक गांव की कुल जनसंख्या स्त्री तथा पुरुष मिलाकर कितने हैं 4054, ये कुल है भाई। अब बोल रहा है पुरुषों की जनसंख्या कितनी है 2896 है। तो पुरुषों की बात करें हम तो कितने हो जाएगी 2896। किसकी पूछ रहा है, स्त्रियों की जनसंख्या पूछ रहा है। तो बता दो स्त्रियों की जनसंख्या, कुल में से पुरुषों की घटा देंगे तो स्त्रियों की जनसंख्या आ जाएगी। तो बताओ 4054 में से 2896 में घटाऊंगा तो 1158 बचेगा। ये कहाँ मिल रहा है अपने को, ये मिल रहा है सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यानी महिलाएं कितनी है, स्त्रियां कितनी है 1158। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन पर, मिटा दें इसको। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई कि एक विद्यालय में 6 कक्षाओं के कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। कुल संख्या कुल कितनी है, कुल कितने विद्यार्थी 642 है। ठीक है, यदि प्रत्येक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या समान है तो प्रत्येक कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। तो कुल कक्षाएं कितनी थी, 6 कक्षा थी ना, कुल विद्यार्थियों कितना 642, कुल कक्षा भी कितनी 6 बोल रहा है। प्रत्येक कक्षा में बच्चे भी समान है तो एक कक्षा के बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी, एक कक्षा में 107, यानी कि एक कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी आ जाएगी। तो एक कक्षा में बच्चों की संख्या आ जाएगी 107। ये कहाँ है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, चलें अगले क्वेश्चन पे। भाई बोल रहा है 6 कक्षाओं में 642 बच्चे, कक्षाएं कितनी है 6, प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या समान, तो एक कक्षा में बच्चों की संख्या कितनी होगी 642। कुल में से 6 का भाग लगा दूंगा तो एक कक्षा के बच्चों की संख्या आ गई कितनी 107। ये ऑप्शन बी अपना मिल रहा है। तो चलें अगले क्वेश्चन पर।
अच्छा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 25 पैसे के 10 सिक्कों का मूल्य किसके बराबर नहीं है। ठीक है, तो 25 पैसे, ठीक है, और सिक्के कितने हैं भाई 10, तो 25 को मैं किससे गुणा कर दूं, 10 से गुणा कर दूं, और इसमें किसका भाग लगा दूं, पैसों को रुपए में बनाऊंगा तो 100 का भाग लगाऊंगा, ये तो पैसे आएंगे ना। एक सिक्का कितना 25 पैसे का, 10 से गुणा कर दूं कितना 250 पैसे, यानी कि 250 पैसे, 100 का भाग लगा दूंगा तो कितना 2.5 रुपए। ठीक है, बोल सकता हूं कितने 2.5 रुपए, यानी कि 2.5 रुपए। अब ए ऑप्शन क्या बोल रहा है, 1 रुपए के 2 सिक्के, एक की बात कर रहा है, 1 रुपए के कितने 2 सिक्के, यानी कि 2 रुपए। आगे बोल रहा है 50 पैसे का एक सिक्का, यानी कि 50 पैसे और बन गए, तो इनको भी जोड़ता हूं तो कितना 2.5 रुपए बनता है, ये तो बात सच है, इसके बराबर है। बी की बात करें तो क्या बोल रहा है, 1 रुपए का एक सिक्का, यानी कि 1 रुपए का एक सिक्का, प्लस क्या बोल रहा है 50 पैसे के 3 सिक्के, यानी कि 50 पैसे के 3 सिक्के, यानी कि 1.5 रुपए और बन गए, तो इनको जोड़ूंगा तो 2.5 रुपए बन रहे, ये बात भी सच है। सी ऑप्शन क्या बोल रहा है भाई, 1 रुपए के 2 सिक्के, यानी कि 2 रुपए, और 50 पैसे के भी 2 सिक्के, यानी कि 50 पैसे और जोड़ दो 1.5, यानी कि 2.5 रुपए बन रहे हैं, ये बात भी सही है। डी ऑप्शन क्या बोल रहा है कि 1 रुपए के 2 सिक्के, यानी कि 2 रुपए, तो मैंने जोड़ दिए। आगे बोल रहा है 50 पैसे का एक सिक्का, यानी कि 50 पैसे और जोड़ दूं, प्लस 25 पैसे का एक सिक्का, यानी कि 25 पैसे और जोड़ दूं तो 2 रुपए और 75 पैसे बन रहे हैं, ये बात इसके बराबर नहीं है। तो कौन सा किसके बराबर नहीं होगा, डी के बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा भाई, इसके बराबर नहीं है। ए बी सी के तो बराबर ये धनराशि है, यानी कि 50 पैसे के 10, 25 पैसे के 10 सिक्के किसके बराबर होंगे, ए के बराबर भी है, बी के बराबर भी है, सी की धनराशि के बराबर भी है, तो डी की धनराशि के बराबर नहीं है, ये बात सही हो जाए। ये पूछा भाई किसके बराबर नहीं है। ठीक है, ये लो अगला क्वेश्चन है कि संख्या 4 में संख्या 6 का भाग देने पर भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल क्या होगा। देखो भाज्य क्या होता है, भाज्य जिसमें भाग देते हैं वो संख्या तो क्या है भाज्य, जिसका भाग देते हैं वो क्या कहलाती है भाजक, कितनी बार गया भागफल, और नीचे क्या बचा शेष। ठीक है, अब बताओ हमने भाग सही दिया कि चेक करने के लिए क्या करूंगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, इनका गुणा और प्लस क्या कर दो शेष जोड़ दो, ये लो, ये होता है क्या। ठीक है, अब क्या बोल रहा है संख्या 4 में, 4 हमने ऐसा कैसा लगा, उसमें किसका भाग देना है 6 का भाग देना है। बताओ 6 से छोटी है क्या, भाग 0 बार जाएगा, यहाँ पे भी क्या है 0, 6 को 0 से गुणा करूंगा 0 बार, और नीचे शेष क्या बच गया है 4। तो देखो क्या पूछा है सबसे पहले, भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य बतानी है सबसे पहले, भाज्य क्या है 4, तो भाज्य क्या हो जाएगी, भाज्य तो हो जाएगी 4। ठीक है, आगे पूछा भाजक, भाजक क्या अपनी 6, भागफल क्या है 0, और शेषफल कितना है 4। ये कहाँ मिल रहा है अपने को, ये अपने को ए ऑप्शन में मिल रहा है, तो ये अपनी बात सही होगी कि भाज्य तो कितना है 4 है, भाज्य कितना है 6, भागफल क्या है 0 0, और शेषफल क्या है 4, तो ये अपने को ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर मिटा दें, तो ए ऑप्शन इसका सही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई कि माचिस की डब्बी में कितने तल होते हैं। यही होते हैं क्या माचिस की डब्बी, ले लो। तो माचिस की डब्बी में कितने तल होते हैं, यानी कि सतह कितनी होती है, तल कितनी होती है। देखो एक तो ऊपर है एक नीचे है, 2 एक ये वाला, 3 एक ये वाला, 4 एक सामने एक पीछे, 5 और 6। तो तल कितने, तल कितने 6, सतह कितनी 6, फलक कितने 6, तल या फलक। ठीक है, तो कितने होते हैं 6 होते हैं। घन में भी 6, घनाव है ना माचिस की डब्बी, तो उसमें भी कितने होंगे 6 होंगे। ठीक है भाई, तो ये कहाँ मिल रहा है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि माचिस की डब्बी में कितने तल है, कितनी फलक है, कितनी सतह है, तो क्या बोलेंगे अपना 6 आंसर हो जाएगा। ठीक है,
यानी कि एक कमरा भी घनाभ आकृति का है तो कितने 6 छत है, फर्श है, दाएं बाएं सामने पीछे, कितनी सतह? 6 सतह। एक तल पर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? तो अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अनंत। एक तल पर कितनी अनंत रेखाएं खींची जा सकती है? एक तल पर, एक बिंदु पर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझना भाई। क्या बोल रहा है? यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उससे बनने वाले कोण निम्न में से कौन सा सत्य बात नहीं है, ये बतानी है। तो पहले देखो, दो समांतर रेखाएं क्या हो गया? ये क्या कहलाई? एक रेखा। इसके समांतरी गुजर एक रेखा और खींच देता हूं। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। ये दोनों समांतर रेखाएं कौन सी कहलाएगी? इनके बीच का अंतर सदैव समान रहेगा दो रेखाओं के बीच में, नहीं कि कितना भी आगे बढ़ा लो इनके बीच का अंतर क्या समान रहेगा, वो क्या कहलाती है? समांतर रेखा कहलाती है। अच्छा, एक तिर्यक रेखा कौन सी है? यानी कि इनको काटने वाली एक रेखा मैं खींच देता हूं, ये क्या कहलाई? तिर्यक रेखा है। इसको नाम देते हैं ओ और पी। इसको काट रही है भाई तिर्यक रेखा, ओपी इसको काट रही है, तो मैं बोलूंगा ए बी क्या है भाई? ए बी क्या है? समांतर है किसके? सी डी के। ठीक है, यही है। तो बोल रहा है दो समांतर रेखाएं, उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ इनमें से, इनसे बनने वाले कोणों में कौन सी बात सच नहीं है, सत्य नहीं है, अपने को बतानी है। देखो, कोण एक, इनके कोणों का नाम दे देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोण बन गए। अब पहला बोल रहा है संगत कोण बराबर होते हैं। अब संगत कोण क्या होता है? संगत कोणों की बात करेंगे। देखो, संगत कोण की बात कर रहा है। देखो, संगत कोण क्या होते हैं कि देखो, इस रेखा पर बनने वाले कोण और इस रेखा पर बनने वाले कोण, जैसे ही मैं इस रेखा को यहां से काट दूं, इसको उठाकर ऐसा कैसा इस पे फिट हो जाए, तो इस पे क्या आएगा? 1 पे कौन सा आएगा? 5 आएगा, 3 पे कौन सा आएगा? 7, 6 पे कौन सा? 2 पे कौन सा कोण आ जाएगा? 6, और 4 पे कौन सा आ जाएगा? 8। यही क्या कहलाते हैं? संगत कोण कहलाते हैं। तो संगत कोण किसको कहेंगे कि 1 का संगत कोण कौन सा है भाई? 5 कोण है। अच्छा, 2 का संगत कोण क्या है? 6 कोण। अच्छा, 3 का संगत कोण कौन सा है? 3 ये ना, इसके नीचे कौन सा है? ये 7। यानी कि 4 का संगत कौन सा है? कोण 8। ये तो क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि कोण 1 का मान है वही तो 5 का होगा, जो 3 का है वही 7 का, जो 4 का है वो 8 का होगा, और 2 का होगा वही क्या होगा? 6 का होगा। तो संगत कोण क्या कहलाएंगे? यानी कि 1 का संगत कौन सा है? 5, 2 का कौन सा है? 6, 3 का कौन सा है? 7, और 4 का कौन सा है? 8। ये तो क्या कहलाएंगे? संगत कोण। यानी कि संगत कोणों की दिशा भी एक होगी, समान दिशा में। ठीक है, यानी कि समान दिशा में और समान स्थिति में संगत कोण बनते हैं। ठीक है, यानी कि इस रेखा पे देखो, ये कोण ऊपर की ओर बना तो ये ऊपर की ओर बनेगा। ठीक है, तो ये तो क्या कहलाएंगे? संगत कोण कहलाएंगे। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। 1 के बराबर क्या? 5 है, 2 के बराबर क्या? 6, 3 के बराबर क्या? 7, और 4 के बराबर क्या? 8 है। ये तो क्या कहलाएंगे? संगत कोण। तो पहली बात तो क्या हो गई? सच हो गई। दूसरा बोल रहा है एकांतर कोण बराबर होते हैं। एकांतर कोण किसको कहेंगे? ये देखना, देखो इस वाली रेखा पर दो सरल रेखाओं की बात कर रहे हैं, उन पर देखो, उनको तुलना करना है। ए बी पर रेखा कोण कौन सा बना? 1 बना। ठीक है, अच्छा, इसके और सी डी पे कौन सा? 8। तो इनके विपरीत एकांतर कोणों का मतलब क्या होता है? विपरीत। यानी कि इस रेखा पर बने, इसके ए बी पे जो कोण बना है इसके विपरीत कौन सा बना है? सी डी पर दूसरी रेखा कौन सी है? सी डी। इस पे विपरीत कौन सा बना है? तो एक देखो, ये वाला कोण इसकी ओर इशारा कर रहा है, इस तरफ बना है, तो ये कौन सा? इस तरफ बनेगा। यानी कि विपरीत दिशा, विपरीत स्थिति में बनते हैं, वही क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। तो एकांतर कोण, एकांतर कोण से होगा कोण 1 के बराबर क्या होगा? 8 होगा। 1 के बराबर कितना? 8। यानी कि 1 के विपरीत में क्या बना है इस रेखा पर? 8। अच्छा, 2 के एकांतर कौन सा हो जाएगा? कोण 7। ठीक है, और कोण 3 का एकांतर कौन सा है? कोण 6, और कोण
4 का एकांतर कौन सा है, कोण 5, ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण भी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। 1 के बराबर कितना 8, 2 के बराबर कौन सा है 7, 3 के बराबर कौन सा है 6, 4 के बराबर कौन सा है 5, ये एकांतर कोण कहलाएंगे। अच्छा, एकांतर में भी देखो 1 और 2 और 7 और 8 ये बाह्य एकांतर कहलाएंगे, और ये आंतरिक एकांतर कोण कहलाएंगे। कौन सा, 3, 4, 6 और 7, तो बाह्य पर है तो एकांतर कोण नहीं सभी, ठीक है, आंतरिक और बाह्य कोण की बात ही नहीं की, ठीक है। तो एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। संगत कोण एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो संगत समझ गए, एकांतर समझ गए, ये बात तो समझ में आ गई। आगे क्या बोल रहा है कि तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग 2 समकोणों के बराबर होता है। चलो, यानी कि ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, उसके एक और बने दो कोणों का क्या होता है, अंतःकोणों का योग क्या होता है, बराबर। दो, देखो ये तिर्यक कोण है, ये तिर्यक रेखा है, इसके एक और यानी कि इस तरफ बने हैं, इस तरफ, तो इस अंतःकोण, उनमें भी क्या अंतःकोण, यानी कि 3 का और 5 का एक तरफ बने हैं ना इसके, तो इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा, 180 डिग्री होगा, यानी 2 समकोण के बराबर होगा। ये बात भी सच है, ठीक है। अगला क्या बोल रहा है, तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग 1 समकोण के बराबर है, यानी कि एक अभी हमने पढ़ा ना, अंतःकोण एक तिर्यक रेखा के एक और बने अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 होता है, ठीक है। तो ये बात कौन सी, डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये सी भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, ठीक है। तो ए बी सी तो सही है, डी बात गलत है। तो समझ गए, इस क्वेश्चन को मिटा दें। चलें अगले क्वेश्चन पर। वजन 1 लीटर शुद्ध घी का वजन 910 ग्राम है, तो बताओ 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा। तो 1 लीटर में कितने होते हैं, 1000 मिलीलीटर, तो मैं बोल सकता हूं क्या, 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है। ये बोलेंगे कि 1000 मिलीलीटर किसके बराबर है, 1 लीटर के बराबर। तो मैं 1 लीटर घी को लिख सकता हूं 1000 मिलीलीटर लिख सकता हूं क्या, बराबर कितना 910 ग्राम, यही है क्या, ठीक है। ये क्या है, बराबर है भाई, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, 700 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, 700 मिलीलीटर का वजन कितना होगा, तो ग्राम में अपने को बताना है। ये दोनों बराबर, तो इसके बराबर क्या होगा, इन दोनों का गुणा, इन दोनों का गुणा, x मान लो, क्या है कुछ भी मान लो, डायरेक्ट कर दो, या फिर मैं क्या बोलूंगा 910 ग्राम बराबर क्या होता है 1000 इंटू 700, यही करना था। काट दो इसको, 0 से 0, ये 0 ये 0, 3 0 कैंसिल, 7 को इससे गुणा कर दो, तो 7, तो कितना आ जाएगा 637 ग्राम। ये आप कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन अपना सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 1 किलोमीटर है, उसकी चौड़ाई 200 मीटर है, तो लंबाई बतानी थी। आयताकार क्या कहलाएगी, ये आयत है भाई, ये लो, इसकी चौड़ाई कितनी है भाई 200 मीटर है, लंबाई बतानी है, ये बतानी है, ठीक है। तो देखो परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है क्या, बराबर क्या होता है, परिमाप होता है। तो बताओ 2 इंटू लंबाई कितनी, ये तो अपने को बतानी है, प्लस चौड़ाई कितनी 200 है, तो बराबर परिमाप कितना 1000, इसको काट दूंगा तो कितना 500, यानी कि लंबाई चौड़ाई बराबर कितना है 500, तो 200 उधर जाएगा तो लंबाई कितनी बच जाएगी, यानी कि 500 में से 200 घटा दूंगा तो कितना 300 मीटर। ये अपना क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है भाई। यानी कि लंबाई और चौड़ाई का दुगुना होता है परिमाप, ठीक है। उनका योग करके क्या कर दें, दुगुना कर दें। कोई व्यक्ति यहाँ से चला वापस यहीं आ जाता है एक चक्कर लगाकर, तो ये क्या कहलाएगा, परिमाप कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भिन्नों को क्या करना है, आरोही क्रम में लिखना है। तो आरोही क्रम क्या होता है, ये देखो आरोही क्रम यानी कि क्या, छोटे से बड़े की ओर, यानी कि बढ़ता क्रम,
छोटे से बड़े की ओर चलेंगे, यानी कि बढ़ता क्रम क्या कहलाता है? आरोही क्रम कहलाता है। तो भिन्न कौन सी है? 1/3। दूसरी कौन सी है भाई? 3/4। और कौन सी है? 2/5। और कौन सी है? 6/7। ये भिन्न है। इनका क्या बताना है? आरोही क्रम बताना है। तो 3 का, 4 का, 5 का और 7 का लैसे ले लूँ, एलसीएम ले लूँ, तो कितना जाएगा? 3, 4, 5 और 7 का लैसे कितना जाएगा? एलसीएम कितना जाएगा? 420। बस लैसे को, एलसीएम को सभी भिन्नों से गुणा कर दो। तो बताओ 1/3 को मैं 400 से गुणा करूँगा, 420 से गुणा करूँगा। अच्छा, 3/4 को भी मैं किससे गुणा करूँगा? 420 से गुणा करूँगा। और क्या करूँगा? 2/5 को भी किससे गुणा? 420 से गुणा। और 6/7 को भी किससे गुणा? 420 से गुणा कर देंगे। कर दें गुणा? काट लो, इसको सोल्व कर लें। कितनी बार गया? 120 बार। इसको काटूंगा कितनी बार? 1 और 105। 105 को 3 से गुणा करूँगा तो 315। अच्छा, इसको सोल्व करूँगा तो कितनी बार? 8। ठीक है। और 84 बार। 84 को गुणा करूँगा तो 168। इसको काटूंगा तो कितनी बार? 60 बार। और 60 को गुणा करूँगा तो 360। इसमें से सबसे छोटा मान किसका है? 1/3 का। तो 1/3 सबसे छोटी है, यानी कि छोटे से बड़े की ओर चलेंगे वही आरोही क्रम कहलाएगा। तो सबसे छोटी कौन सी? 1/3। इसके बाद कितना? 168 दूसरा सबसे छोटा मान है, तो 2/5। तीसरा सबसे छोटा मान 3/4। और चौथा सबसे छोटा मान कितना है? 6/7। तो यह कहाँ मिल रहा है अपने को? यही क्रम कहाँ मिल रहा है? ये अपने को मिल रहा है सी ऑप्शन में। ठीक है। तो ये कहाँ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा भाई। ठीक है। पहले बड़ा छोटा करना है, तो सबसे छोटी, उसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो ये क्रम कहाँ मिल रहा है? ये अपने को सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। बस आरोही अवरोही पता होना चाहिए, जिसको ये पता है वो निकाल लेंगे, आसान था। अगला है कि 35.570 का विस्तृत रूप क्या है? ठीक है। तो ए ऑप्शन का तो क्या आ रहा है? 30 और 5, 30 + 5 + 5/10 + 7/100। इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा भाई? इसको जोड़ूंगा तो 35, ये किसके बराबर है? 35.57 के बराबर। ठीक है। ये तो गलत है। बी को जोड़ रहा हूं तो कितना आ जाएगा भाई? बी तो गलत आ जाएगा, यानी कि 30 + 5 + 7/100। तो इसको जोड़ूंगा तो 35.07 आएगा, ये भी गलत है। सी को जोड़ूंगा तो 30 + 5 + 5/10 + 7/1000। अच्छा, इसको जोड़ूंगा तो क्या आएगा? 35.507। ये अपना क्या हो गया? सही हो गया। तो विस्तृत रूप इसको किसके बराबर लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं सी के बराबर। ये किसके बराबर होगा भाई? सी के बराबर होगा। ठीक है। चलें इसको अगले क्वेश्चन पर। तो ये किस, यानी कि 35.507 किसके बराबर है? सी के बराबर है। सी को जोड़ने पर आ सकता है, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित को दशमलव के रूप में लिखो भाई। लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि इनको दशमलव के रूप में लिखना है, यानी कि 90 + 9 + 9/10 + 9/1000 और 9/लाख। इनको क्या लिखना है? दशमलव के रूप में लिखना है। तो 9 और 9 को, 90 और 9 को जोड़ूंगा तो 99 प्लस इनको एलसीएम ले लेंगे, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? कितनी है? 5 जीरो ऐसे किसी, यानी कि 1 लाख। इसको काटूंगा तो कितना? 90,000। 900 + 9, इनको जोड़ दो तो कितना आ जाएगा? 99.90909। ये कहाँ मिल रहा है इनको जोड़ने पर? इनको जोड़ने पर ये मिल रहा है अपना को डी ऑप्शन में, इसको सही हो जाएगा। यानी इनको जोड़ना था दशमलव के रूप में, पूरा पूरा जोड़ना था, तो पूरा पूरा जोड़ेंगे तो 99.90909। ये कहाँ मिल रहा है? डी ऑप्शन में अपना आंसर सही हो जाएगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है भाई
कि 840 के अभाज्य गुणनखंड, तो 840 के अभाज्य गुणनखंड बताने, तो क्या इसके अभाज्य गुणनखंड यानी कि अभाज्य गुणनखंड, ये बताने। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या का भाग दो, 2 का जा रहा है कि हाँ जा रहा है, कितनी बार गया 420 बार। फिर 2 का जा रहा है कि हाँ जा रहा है, कितनी बार गया 210 बार। फिर 2 का जा रहा है कि हाँ जा रहा है सर, कितनी बार 105 बार। फिर 2 का जा रहा है कि नहीं, अब किसका 3 का जा रहा है कि हाँ जा रहा है, कितनी बार गया 235 बार। अब 3 का जाएगा कि नहीं, अब 5 का जा रहा है 2, कितनी बार 7 बार। अब किसका 7 का कितने 1, जब तक नहीं 1 नहीं आए जब तक देता जाना है। तो बताओ 2 कितनी बार है, 1 2 3, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार, लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। ये कहाँ मिल रहा है, यही इसके क्या है अभाज्य गुणनखंड, इनको गुणा के रूप में लिख रहे हैं। तो ये कहाँ मिल रहे हैं, 2 तो 2 बार 3 बार आना चाहिए, 3 एक बार, 5 एक बार, 7 एक बार। ये अपना क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ये इसके अभाज्य गुणनखंड है किसके 840 के। चलें अगले क्वेश्चन पर, मिटा दें इसको। तो बी ऑप्शन इसका सही है भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, 2 लगातार प्राकृत संख्याओं का लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती अपने को बताना है। संख्या कैसी, लगातार, लगातार, और वो भी कौन सी, प्राकृत संख्या। ऐसी संख्याओं को हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य, सहअभाज्य संख्या बोलते हैं। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, उन संख्याओं को, ऐसी कोई संख्या नहीं है जो पूरा पूरा काट पाए उन दोनों संख्याओं को, केवल एक के अलावा। तो उनका मैं से क्या होता है, सदैव मैं से एक होता है, और ले से क्या होता है, गुणनफल। ले से क्या होता है, गुणनफल होता है उनका, कि उनका मैं से एक, ले से क्या होता है, गुणनफल होता है। ये बात याद रखना। तो ये किस ऑप्शन है अपना, डी ऑप्शन सही हो जाएगा भाई। तो दोस्तों इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।